If Cp and Cv denoted the specific heat of nitrogen per unit mass at a constant pressure and a constant volume respectively, तो यहाँ पे देखो Cp जो स्टैंड कर रहा है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन, एन सिंबल होता है, पर यूनिट मास है मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह Cv स्टैंड कर रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरीके से ये Cv बता रहा है मास है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब दिमाग में क्या होता है, जल्दबाजी में सवाल में हम लोग आधा पढ़ते हैं, बस ये देखा कि भाई वो स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर है और हम टिक कर देते हैं सी ऑप्शन, क्योंकि ये भाई वो तो ये था कि मान लो कि मैं लेट कर लेता हूँ कि जनाब जो सी डैश पी है ये स्पेसिफिक हीट है नाइट्रोजन की एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसी तरीके से सीवी डैश में ले लेता हूँ, ये स्पेसिफिक हीट है नाइट्रोजन की एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इस हवाले से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी पी डैश माइनस सी वी डैश इज इक्वल टू आर। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्योंकि हमें तो सवाल में दिया हुआ है सीपी और सी, ये कंडीशन पे बात की गई है, तो अब हमारे पास जो सीपी होगा जो सवाल में दिया हुआ है वो सीपी जो होगा वो असल में सी डैश पी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28, तो ये 28 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं सीपी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूं, 28 टाइम्स सीपी हो गया, ठीक है। और जनाब सीवी सी डैश वी ओवर 28 हो जाएगा, तो इसके हवाले से क्या होगा, सी डैश वी इक्वल्स टू 28 टाइम ऑफ सी वी। इन दोनों को उठा के आप पुट करा दो इक्वेशन में, ये सी वी हो। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी सी पी डैश के, यानी इक्वेशन 1 जब हमारे पास बनेगी, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 28 सी पी माइनस 28 सी वी इक्वल टू आर। अब तो सवाल ही आपको समझ में आ गया, 28 कॉमन ले लो, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 28। शॉर्टकट बड़ा आसान है जी, वैसे तो सबको पता है जी इनका जो डिफरेंस होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का वो आर के बराबर है। अब क्योंकि मालिक्यूलर मास 28 है तो डिवाइड बाय मालिक्यूलर मास है, नहीं शॉर्टकट जब भी हो तो जो डिफरेंस होगा वो आर डिवाइडेड बाय मालिक्यूलर मास। तो राइट आंसर इज ए कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर है। याद है कि 7 जो है ऐसा यूनिट होती थी जिसमें आपके पास जो कैंडेला होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट कहलाती थी। A light wave and a sound wave have the same frequency f, and the wavelength are respectively lambda l and lambda s। देन तो लैम्डा एल से मुराद है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स हो गया, लैम्डा एस से मुराद यानी लिख लेते हैं ना अभी, लैम्डा एल यहाँ पर बता रहा है, ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, इसे भी आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि जी लाइट वेव्स, ये तो सिर्फ है, और जिससे ये है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। अब क्योंकि पहले ये कह रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, किसकी, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ लाइट वेव्स की, लाइट वेव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिख देता हूँ साउंड वेव, ठीक है, दोनों इक्वल दी हुई है, ये आपको प्रॉब्लम में क्रिएट किया हुआ है। तो आपने अब क्या करना है, तो आपके वो मशहूर फॉर्मूला आपको पता है वेव इक्वेशन का कि जी v इज इक्वल टू एफ टाइम लेमडा होता है, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, v टाइम ऑफ लेमडा होगा। तो अब लाइट है तो जी लाइट की स्पीड होगी, तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि वी एस स्पीड ऑफ वी एल स्पीड ऑफ लाइट, सही करने वरना कंफ्यूजन के, वी एल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट, सही है। अब साउंड की है तो यहाँ पर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब इतना तो आपको भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी कहते हैं वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री के ऊपर हम अमूमन ले लेते हैं तो ये 330 या 333 पॉइंट समथिंग या 332 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं भाई, ये 3, तो कुछ भी कर लें लाइट की स्पीड से तो कम है। तो अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए इसकी और इसकी,
तो मैं ये कह सकता हूँ VL/VS इज इक्वल टू λL/λS। तो ये बात तो तय हो गई कि अगर किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 से बड़ा होगा। तो ये तो तय है कि VL/VS, अगर मैं यहाँ मैथमेटिकली सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको नहीं दिखाना, कि ये करने के बाद नीचे चले 340 भी ले लेते हैं चले, तब भी ये आंसर 1 से तो बड़ा हो गया। और ये चीज क्योंकि इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन 1। ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, तो वेवलेंथ एंड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो राइट आंसर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा बी इज द राइट आंसर। A particle of mass 100 gram is thrown vertically upward with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of the gravity during the time of the particle goes up. तो देखो, अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो एक चीज तो हमें पता है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। एग्री? ठीक है। अब क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, लेकिन डेटा में हमारे पास मास गिवन है, मास भी हमारे पास मौजूद है, तो अब अगर मैं इसे 100 ग्राम को किलोग्राम करूं तो डिवाइड बाई क्या करूंगा, 1000 तो कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। स्पीड है, तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये -12 mv² होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है जी। और ये वर्क कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी तो वर्क है। तो -1/2, मास हमारे पास है 100 / 1000, और स्पीड हमारे पास है 5 × 5। ठीक है, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये माइनस का 5/4, यानी माइनस, अब तकरीबन हम अंदाजा लगा सकते हैं 5/4 है तो 1 से तो बड़ा होगा। और नेगेटिव है तो एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर, यानी -1.25 जूल। तो सी इज द राइट आंसर। डॉपलर इफेक्ट से इंडिपेंडेंट ऑफ, अब अगर आप ऑप्शन देखें तो खुद ही आप बता सकते हैं, कोई मुश्किल है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता था, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अब आप एफ डैश कह रहे हैं, ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता था स्पीड ऑफ लाइट प्लस माइनस स्पीड ऑफ लिसनर। अब लिसनर को आप एल कहें या जो भी कहें, डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, और ये होता था स्पीड ऑफ सोल इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो इस सवाल में डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर का ताल्लुक इस हिसाब से डिफेक्ट में नहीं हुआ। तो राइट आंसर, हाँ वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो ए इज द राइट आंसर। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। आउटपुट गेट क्या होता था, या और गेट, आउटपुट और गेट, तो देखो और गेट बनाने के लिए हमें ये होता था, दो टर्मिनल होते थे, एक ए और बी। सर्किट डायग्राम से बताने के लिए कि भाई इस तरीके से होता था। ड्राइंग मेरी बड़ी खराब है, तो समझ जाइएगा, ऐसा ही होता है, ये इस तरीके से होता है। और ये हमारा आउटपुट, ये इनपुट होते हैं, और ये हमारे पास आउटपुट होता है, जिसे एक्स कहते हैं। और फॉर्मूला मैथमेटिकली होता है, और गेट है तो A+B। तो ऐसी सूरत में अगर ये टेबल आपको याद है, ये काम बड़ा आसान हो सकता है। देखो, 0+0 0 होगा, अदरवाइज 1+0 1, 0+1 1, या 1+1 जो है तब भी वो 1 ही होता है। तो यानी या तो दोनों में 1 हो, या किसी एक में भी 1 हो, तो तब भी आपको जो है वो 1 आपको मिल रहा है। तो राइट आंसर अगर देखें तो बोथ इनपुट आर 0, ये तो हो नहीं सकता। ओनली बोथ इनपुट आर, बी इज द राइट आंसर। इफ आइदर और बोथ इनपुट आर 1, किसी एक में या दोनों में 1 होगा, तो हमारे पास आंसर भी जो हमें और गेट में 1 मिलेगा। Two charges placed at a distance apart. If a glass slab is placed between them, the force between them, अब ये आपने पढ़ा है, कूलम्स लॉ में होता है, अगर ग्लास स्लैब रखेंगे तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज। कह रहे थे भाई, दो को कूलम लॉ की फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब अगर मैं ये ग्लास रखूंगा, ग्लास स्लैब बीच में रखूंगा, तो लाजमी तौर पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, के भी कह सकते हैं, Q1 Q2/r²। तो ये चीज़ तो आपकी पुरानी ही चीज़ फोर्स थी, तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ ऐसे होगी। और ये एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा होता है, और किसी भी नंबर को 1 से बड़ी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर कम होता है। तो सी द राइट आंसर। A 60-watt bulb is operated by the 240 volt. What is the current through the bulb? तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि भाई एक पावर है जो 60 वॉट की है, बल्ब की, ठीक है, और जनाब इसमें जो वोल्टेज है वो हमारे पास 240 वोल्ट है,
तो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये बनाने के लिए बड़ा मशहूर फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V। तो P हमारे पास कितना है 60, और V हमारे पास 240। अब सिंपल मैथ्स आ गई। अब भाई 2 का टेबल है या 6 का टेबल, 6 15 6 4 था, तो 1/4, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो आंसर 1 थे। तो ये दो ऑप्शन तो गए। अब कितना छोटा होगा, तो ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा, डिवाइड करके देख लो पता चल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाते हो 0 आता है, तो 4 2 8 होता है, तो यहीं से सवाल खत्म, बी इज राइट आंसर। वैसे पूरा कर लेते हैं, 2 पॉइंट लगा, 0 4 5 20। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम इस तरीके से, तो थोड़ा सा मैथ्स इस जगह पर छोटा मोटा सीखना पड़ेगा। A retarding force of the 100 Newton is applied to the body of a mass 50 kg moving with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. How long does the body take to stop? तो देखो हमारे पास फोर्स गिवन, लिख लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। डेटा आप लोगों को नहीं बनाना, ये यार मास गिवन है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से बड़ा मशहूर फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम टाइम्स ए होता है। तो एक्सेलरेशन निकल सकता है फोर्स ओवर मास से। फोर्स हमारे पास कितनी है 100, डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 50। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे ही है। अब वो कह रहे स्टॉप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जी अब वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, और रिटार्डिंग फोर्स है, ये याद रखिएगा, तो ये एक्सलेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर जो लोगों को यूं याद है तो यूं भी सही है, इससे कोई झगड़ा नहीं है, दोनों सही है, तो ये यूज कीजिए। तो बहरहाल फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। वी आई कितना दिया हुआ है इनिशियल 20, एक्सलेशन -2, और टाइम वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, तो इधर लेके जाएंगे तो 2t = 20 हो गया। तो अब तो आंसर आपको क्लियर हो गया, आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। राइट आंसर, डी राइट आंसर। If the kinetic energy of an object is 16 joules when its the speed is 4 meter per second, then the mass of the body, the basic kinetic energy equals to half m time v square. Kinetic energy 16 है, 1/2। मास हमें नहीं पता, m ले लेते हैं। v हमारे पास है, तो 4 × 4, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 16 ये रहा, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा m, और 4 4 16। तो अब 16 से 16 कैंसिल, मास इक्वल्स टू 2 kg। द राइट आंसर इज बी। In the series combination of the resistance, the potential is directly proportional to the, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। ये डायग्राम बनाने वाला नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया R1 R2 R3। ठीक है, करंट इनमें हर हालत में सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो वो कह रहा है पोटेंशियल किसके, तो लाजमी तौर पे करंट तो सेम है, तो अब R1 R2, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अगर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस हवाले से देखा जाए तो बी इज द राइट आंसर। The law governing the force between electric charges is known as Suji Coulomb's law. चार्जेस के दरमियान जो फोर्स बताई थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो लिहाजा यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर। If the kinetic energy of the body is double, then the momentum of the body will be, तो अब रिलेशन आपको याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मोमेंटम के लिहाज से अगर बात की जाएगी तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है P² / 2m। याद है ना, प्रूफ हुआ हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² / 2m, ये फॉर्मूला है। अगर नहीं है तो देख लो, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। तो यहाँ से अगर v को सब्जेक्ट बनाया जाए तो P/m, तो 1/2 ये हो गया P/m का होल स्क्वायर। तो 1/2m × P² / m², सिंप्लीफाई करोगे तो वही बनेगा जो हमने यहाँ लिखा है। तो वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डबल है, अब मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मतलब है कि P² = 2 टाइम्स m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो गई, और P = √, अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगाओगे, ये मैथ है, ऐसा ही होता है।
तो अब मान लो कि काइनेटिक एनर्जी यही थी, तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है तो वो डबल कहाँ होगी, पी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम एम, वैसे ही रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी तो एक्स्ट्रा ऊपर वाले से अगर मैच करो तो ये टू एक एक्स्ट्रा आ रहा है, पहला वाला या आखिरी बाद वाला कोई एक ले लो, पूरा नहीं ले लेगा, 2 to the 4 और टू बाहर आ गया, तो ये टू बाहर, ये वाला मान लें बाहर, तो ये वैसे ही रहा। तो अब अगर आप देखो तो पी डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट टू टाइम्स, ये गलती से रूट टू आएगा क्योंकि टू का रूट नहीं निकलता, अभी आपको बता रहा था, खुद ही गलती कर रहा था। तो दिस इज द रूट टू टाइम्स ऑफ पी, तो यानी अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है तो मोमेंटम जो होगा वो रूट टू टाइम्स जो है वो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम जो होता है गैस का वो कांस्टेंट होता है, और ऐसी सूरत में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, तो जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जीरो, यानी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा वी जीरो हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो जीरो हो चुका, यानी हीट सप्लाई टू द सिस्टम जो होगा वो कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो इस हवाले से आइसोकारिक है, तो राइट आंसर इज ए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली द कार्नोट इंजन हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब ये तो पता ही है कि ये सोर्स का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी T1 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो बड़ा वाला, और T2 से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब अगर दोनों ही हमें पता करके जज करना है तो इसका एक आसान सी तरीका ये है भाई, कि देखो अब जैसे इसमें देखो, पहले वाले में छोटा कौन है, मैंने क्या किया, 80 को डिवाइड किया 100 से, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा तकरीबन 0.8, ऐसा ही है। अब 60 छोटा छोटा ऊपर रखना, बड़ा नीचे, ये शॉर्टकट देख रहे हैं हम, इसको ये काटेंगे तो ये होगा 2 3 टू 4, यानी अगर आप इसको डिवाइड करें 0.75, सही है। और डायरेक्ट भी अभी कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, ये 40/60, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आएगा 0.66। डिवाइड कर लें, 20 के टेबल है, नहीं है तो यूँ लिख लें, 2/3 है, पॉइंट लगा दें, जीरो आ जाएगा, तो 3 6 18 है, तो 0.6 ही करते हैं, 12.6 लिखने के जाने के लिए, यानी 0.8 0.7 0.6, और आखिरी है 20/40, और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर 1/2 यानी 0.5। तो सबसे कम कौन सा है, जो सबसे वाला कम होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। अमूमन लोग कहते हैं डिफरेंस देख लोगे इधर, भाई डिफरेंस सबका 20 20 है। जिसकी अगर कभी ऐसे हो जाए कि आपसे ये सवाल इस टाइप का आ जाए तो बता क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो एफिशिएंसी इक्वल टू होती है, ई फॉर एफिशिएंसी, पूरे लिख लेते हैं चले, एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल होती है 1 - T2/T1, सही है ना। अब जितना ये कम होगा उतना ही तो वन में से माइनस ज्यादा बचेगा, तो सबसे कम कितना है, 0.5 है। आप देख लें अगर 1 से 0.5 तो 0.5 बचेगा, वन में से 0.6 तो 0.4, वन में से 0.7 0.3, और वन में से 0.8 0.2, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किससे है, डी इज द राइट आंसर। तो बजाय इसके कि जी मैं इसको करूँ, आप इसको करते जाओ रेशो, और जिसका सबसे छोटा पॉइंट्स वाली वैल्यूज होगी वही आपका जो है वो डायरेक्टली आंसर है, न जाके पूरी कैलकुलेशन करके आप चेक करें। और फोर्स F इज इक्वल टू 2I + 4J + 5K, यानी वेक्टर फॉर्म में दी गई है, एक्ट ऑन द बॉडी एंड प्रोड्यूस इन द डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 3I + 2J + K मीटर द वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास जो बराबर होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब या एस कह लें, यू कह लें, या F.S कह लें। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उतारने की अगर जरूरत, बहरहाल मैं लिखता हूँ, मैं तो लिखूंगा कि 2I + 4J + 5K, ठीक है, डॉट 3I + 2J + K। तो अब आई को आई से करोगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, जे की वैल्यू जे से होगी तो 4 × 2 मल्टीप्लाई होगा, और के की वैल्यू के से होगी, अगर प्लस माइनस है तो ये साइन भी ख्याल कीजिएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और आप इन सबको प्लस करोगे तो 19 जूल। 14 8 + 6 14 हो जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। ब्लोइंग एयर विद ओपन माउथ इज एन एग्जाम्पल, होता है कि कभी, इसका एक आसान सा है कि आप सांस को हल्का हल्का लेना शुरू कर दें,
यानी ऑक्सीजन एकदम के साथ लेना, फेफड़ों को पूरा लपला है ना, तो आपको एकदम से क्या होगा, ओपन माउथ होता है, जवाई जिसे कहते हैं हम, नींद आते वक्त भी बड़ा आता है, तो उस वक्त हमारे जो इंटरनल जो सिस्टम है, अब बायोलॉजी वाले ज़्यादा अच्छा जानते हो आप लोग, तो बेसिक के तौर पे क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यानी उसका जो चेंज होता है वो जीरो, और इंटरनल एनर्जी का चेंज कब जीरो, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। बी इज द राइट आंसर। When a body moves in a circular path, no work done with by the force since, क्यों होता है, क्यों वर्क डन फोर्स का जीरो होता है, कि हम कह देते हैं कि सर्कुलर बॉडी में अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसका वर्क डन, एक तो ये कि भाई डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चले तो वहां से नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ये बेसिक के तौर पे होता ही है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो टूवर्ड्स क्या कर रही होती है, सेंटर जा रही होती है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तय हो रहा होता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है कि जिस पॉइंट पर भी अगर मैं लूंगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर हो गए तो हमें पता है कि जी एफ डी कॉस थीटा होता है वर्क, और वर्क परपेंडिकुलर यानी थीटा इक्वल टू 90, और कॉस 90 जो होता है वो जीरो। तो वर्क डन जीरो होने का वजह सर्कुलर पाथ में फोर्स डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डी इज द राइट आंसर। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड नोट डिपेंड ऑन द पिच, क्या होती है पिच, शेयरनेस और ग्रेवनेस, और डिपेंड करती है पिच का जो ताल्लुक होता है वो आवाज के मोटे यानी भारीपन और सुरीले यानी बारीकपन पे ऊपर होता है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो इस हवाले से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जी यहाँ पर जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ऑप्शन तो गया। दूसरी बात, लाउडनेस डिपेंड्स करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नेचर और ह्यूमन एयर के ऊपर। तो अगर इन दोनों को है, यानी लाउडनेस का जो ताल्लुक है वो आपने पढ़ा भी होगा, लीस्ट लाउडनेस और ये सब हमारे पास है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वगैरह, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वगैरह, या इंटेंसिटी लेवल, तो उसके में हमारा फॉर्मूला भी आया था, आपको याद होगा, कि एक फॉर्मूला ये भी बना था कि लॉग आई के बराबर था, के लॉग आई के बराबर था इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो भी था। तो अब बताना ये है कि जी अब हमारे पास वो कह रहा है सवाल, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, बी इज द राइट आंसर। The graph between velocity and displacement of the particle executing simple harmonic motion, simple harmonic displacement और velocity का ग्राफ कैसे बनता है, अगर याद है तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता था, v इक्वल टू वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फॉर्मूला हमारे पास ये होता था वेलोसिटी निकालने का, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। एक्स नॉट से मुराद एम्पलीट्यूड, अगर मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड को कॉमन लेने कामयाब हो जाऊं तो ये होगा 1 - x² ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। स्टार्ट में जब आपने प्रूफ किया होगा तो फॉर्मूला अब ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा, और एक्स नॉट ओमेगा जो होता है वो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब ये चीज हो गई वी मैक्स, और एम्पलीट्यूड भी जो है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसे कह सकते हो एक्स मैक्स स्क्वायर। ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था कि ऐसे, ये मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करना हमें, तो सिर्फ ये पता करना है ग्राफ कैसे होगा, तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो गई, और यहाँ आ गया अंडर रूट 1 - x² ओवर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम। स्क्वायरिंग अगर है क्योंकि रूट हटाना है, तो ये हो जाएगा v² ओवर v² मैक्स इज इक्वल टू 1 - x² ओवर एक्स स्क्वायर मैक्स। तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ जो मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं वो आप चाहे तो सर्च करा लें, इस तरह ये फॉर्मूला अगर एक्स है तो उसके नीचे एक्स का मैक्सिमम, इसी तरीके से वाई है तो वाई के नीचे वाई का मैक्सिमम और इक्वल टू 1, तो ये पहचान है, डायग्राम है एलिप्स की, इस टाइप की शेप होती है, यानी इस टाइप का ग्राफ बनता है अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोला जाए, तो आपका जवाब होगा एलिप्स। फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन रेक्टिफायर का वो कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर का जो प्रोसेस है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, ए इज द राइट आंसर। द डायमेंशंस ऑफ द म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट याद है ना, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमेबिलिटी का प्रोडक्ट जो है वो द सेम मीनिंग ऑफ द आर सेम किसके, तो अब अगर फॉर्मूला याद है तो आपको याद होगा, सी इज इक्वल टू होता था 1/√, म्यू नॉट टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ऐसे हो जाएगा। अब सी क्या है, याद रखें, स्पीड या वेलोसिटी, तो दोनों की यूनिट सेम होती है, चाहे जो डायमेंशन या यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं यहाँ से रूट हटाता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो डायमेंशन होगी वो 1/c² या 1/स्पीड का स्क्वायर या 1/वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑप्शन के हिसाब से बी इज द राइट आंसर, ये 1/वेलोसिटी का स्क्वायर। द थ्योरी एसोसिएटेड विद सेकेंडरी वेवलेट, द प्राइमरी वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट आपको याद होगा, ये हमारे पास वेव फ्रंट के लिए मिली थी, और वेव फ्रंट क्रिस्टन हाइजन था जिसने वेव फ्रंट को दरियाफ्त किया था, और ये थी हाइजन की वेव थ्योरी, तो सी इज द राइट आंसर। A high resistance connected in series with the internal coil of the galvanometer make, तो अगर ऐसा गैल्वानोमीटर जिसमें सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाई जाए तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वोल्ट मीटर में। जबकि अगर पैरेलल लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते तो फिर हम कहते हैं कि वो एमीटर। तो बहरहाल यहाँ पर क्योंकि सीरीज है, हाई रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर है, तो राइट आंसर इज डी। The locus of all particle medium vibrating the same phase is called wavefront. Piston Huygens ने पेश की थी ये थ्योरी, सेकेंडरी वेवलेट और फाइनल है, तो वेव सी इज द राइट आंसर। For inelastic collision between the two spherical rigid bodies, inelastic collision में जब भी collision होगा तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। A capacitor is 6 microfarad is charged to the 100 volt. The energy stored in a capacitor, the energy stored in a capacitor 1/2 CV square. Basic formula है, लेकिन अब थोड़ी सी मैथ भी आएगी। 6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ भी होगा, माइक्रो है। फिर वी स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 100 × 100। अब यहाँ थोड़ी सी मैथ ये कि ये कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 1 2 3 4, ये प्लस के 4 है और ये माइनस का 6 है, तो ये बनेगा 10⁻⁻², -6 +4। अब ये मैथ तो पता होना चाहिए कि 6 में से 4 गए 2, माइनस साइन आएगा, तो 3/100 यानी 0.03 जूल। राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो डी इज द राइट आंसर। A body is projected at an angle of 45 degree with the horizontal with the kinetic energy E. What is the kinetic energy at the highest point? तो देखो, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, मान लो कि यहाँ से एक प्रोजेक्ट किया गया इस तरह से और ये आ गया यहाँ पर, तो ये एंगल है 45, वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होगा वो क्या होता है, v टाइम cos 45। और cos 45 अगर आपको याद हो तो cos 45 होता है 1/√2, यानी v/√2। और थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन सेम, और एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इक्वल टू हो जाती है हॉरिजेंटल कंपोनेंट के, पता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाएगी तो 1/2, और ये हो गया mv² जो कि इक्वल टू हो गया 1/2 mvx का होल स्क्वायर। तो अब ये तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पहले से जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये थी, ½ mv²। अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा था, वी डैश कह दिया है, वी एक्स है, और वी एक्स बराबर किसके है, तो 1/2 m, ये आ जाएगा v/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 mv² और ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो मैं 1/2 अलग कर देता हूँ और दूसरा लिख देता हूँ, तो वो ऐसे बनता है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये ई हो जाएगा, तो यानी वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल, यानी यहाँ पर अगर ई है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ ऑफ ई के बराबर हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास जाएगा वो सी द राइट आंसर। Suppose a particle of mass m and charge q is moving in a magnetic field v in a circle of the radius r with the speed v, then the time period। अब एक बात याद रखो, हमारे पास जो फॉर्मूला होता था फोर्स का वो होता था क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन जब सर्कल की बात हो गई या क्लियरली सर्कल मेंशन है
तो ऐसी सूरत में फोर्स मैक्सिमम होगी और एंगल होगा 90। ये केसेस याद रखिए। 90 डिग्री सर्किल है, 0 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर 90 0 के दरमियान है तो स्पाइरल बाइंडिंग, आपने नाम सुना होगा, स्पाइरल या हेलिक्स भी कहा जाता है, वो होगा। ये तीनों केस याद रखने हैं, ठीक है ना। यानी 0 है तो स्ट्रेट लाइन है, लिख भी देता हूँ, या 90 है तो सर्किल होती है अगर 90 डिग्री से। और अगर 0 और 90 के बिटवीन कोई एंगल है तो फिर आप उसको हेलिक्स भी कह सकते हो और स्पाइरल भी कह सकते हो। बहरहाल, तो इसका मतलब है sin 91 होता है, तो जो फोर्स होगी क्यू वी बी, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर फोर्स है तो लिहाजा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर हो गया। आर रेडियस है, एम मास है, और इससे इसकी एक पावर भी कैंसिल हो गई, तो क्यू बी इक्वल टू एम वी ओवर आर। फिर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट छोटी क्लासेस में फर्स्ट ईयर वगैरह पढ़ा होगा, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। ऐसे ही है, तो अब यहाँ पर क्यू बी इक्वल्स टू एम ओमेगा हो गया। तो ओमेगा अब हमसे क्योंकि पूछा गया है, तो क्यू बी और ओमेगा का बड़ा मशहूर फॉर्मूला पता होगा, 2 पाई ओवर टी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। राइट आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला भी होती है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, क्योंकि फ्लक्स ओवर एरिया इक्वल टू फील्ड, तो जब दो हो गए तो ऑल ऑफ दिस तो हो गया। तीसरा ये भी निकाल देते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू, उससे हम वेलोसिटी वाले के छोड़ दें, वेलोसिटी वाले से भी निकाल सकते हैं, तो मिलाते हैं क्यू भी ले लेते हैं, तो ये न्यूटन हो गया, ये कूलम हो गया। अब कूलम का मतलब क्या होता है जी, कूलम को अगर मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, और ये बल्कि कूलम लिख देते हैं, यहाँ बी है, जो हमें निकालना है ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं क्यू अपॉन एस, ये मीटर हो गया बी, तो क्यू अपॉन एस जो होता है वो एम्पियर होता है, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर पर मीटर। तो ये भी सही है हमारे पास, तो ये ऑल ऑफ दीज राइट आंसर डी। द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर वेव बाय नेचर ऑफ, तो ये भी आपको ये पता चला कि ट्रांसफर वेव्स है, तो ये बेसिक के तौर पे पोलराइजेशन के इफेक्ट से वजह से। अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर वेव्स है, तो आपने टिक करना है पोलराइजेशन को। और अगर ये आ जाए कि जी वो वेव्स हैं, क्योंकि पार्टिकल भी हैं वेव भी है, तो फिर आपका जो है आंसर होता बी होता है इंटरफेरेंस। अगर सिर्फ वेव्स की बात होती तो इंटरफेरेंस टिक करोगे, और ट्रांसफर वेव्स की बात होगी तो पोलराइजेशन की बात होगी, तो ए इज द राइट आंसर। 1 टन कोल कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो अगर फेडरल बुक की बुक्स आपने पढ़ी है, बिल्कुल पंजाब बोर्ड्स में भी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि 1 टन जो कोल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो 3 × 10⁻10 जूल होती है। अगर 1 टन कोयला जलाया जाए तो 3 × 10⁻10 करीब तरीन है, और इसको बना भी सकते हैं, देखो आंसर है अब 9 है ना, तो अगर मैं 9 बनाना चाहूँ तो 1 टन यहाँ लिख दूंगा और ये 9 हो जाएगा, तो 3 × 10 = 30। तो डरना नहीं है, अगर 10⁻10 नहीं है तो जो नियरेस्ट आंसर है उसको ढूंढो, मिल जाएगा। ए इज द राइट आंसर। A comb run through the one dry hair attracts small bites of paper. दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो बेसिक तौर पे अगर हम सर पे कंघा फेरते हैं, बेसिक का एक्सपेरिमेंट है, किया भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, तो जब हम उसे अपने हेयर में फेरेंगे तो ऑब्वियसली बात है चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जब उसे आप किसी भी स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर पे रखोगे तो वो उस पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वजह ये होती है कि जो पेपर जो है वो पोलराइज हो जाता है, क्योंकि चार्ज कॉम जो होता है वो चार्ज हो जाता है। द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द charge comb. C is the right answer. The sum of mass constituent nucleus as the compared to the mass of resultant nucleus, यानी अगर हमें याद है मास डिफेक्ट में आपने पढ़ा था डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसा जब भी होगा ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मास होगा वो, सम ऑफ द मासेस जो होगा वो ओरिजिनल के मुकाबले में ज्यादा होगा। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोर्फिज्म सॉलिड्स है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली आपने पढ़ा कैसे लेटेस्ट है जो है वो पूरी कहते हैं क्यूबिकल शेप होती थी, तो वो शुगर ये सॉल्ट के इस तरीके से होता था, लेकिन फिजिक्स ऑफ सॉलिड में ये बात क्लियर है कि एमॉर्फिज्म सॉलिड जो होते हैं वो क्लासेस होते हैं। राइट आंसर इज ए।
न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लाई जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये कोलाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैवी न्यूक्लियस होते हैं, यानी टू या मोर देन टू टू लाइट न्यूक्लाई जो होता है वो एक बनने के बाद एक क्या करते हैं, एक हैवी या हैवियर जो है वो क्या बना देते हैं, न्यूक्लियस बना देते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ए इज द राइट आंसर, ओनली बिटवीन लाइट न्यूक्लाई जो है वो यूज होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के दरमियान। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 यूज टू कॉम्बैट कैंसर ऑफ द। तो ये आपको पता ही होगा कि आपने आखिरी अगर हमने पढ़ा हो चैप्टर उसमें बायोलॉजी के इफेक्ट्स में, तो थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए जो है वो आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। A test charge is moved from lower potential point to the higher potential point. The potential energy of the test charge, तो potential energy का फॉर्मूला क्या था, V is equal to K Q over R है। मान लो कि जी ये वो पॉइंट है जिस पर लोअर पोटेंशियल है और ये वो पॉइंट है जिस पर हायर पोटेंशियल है, ठीक है। मूवमेंट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो पोटेंशियल इज इनवर्सली, चार्ज तो एक ही है, के भी कांस्टेंट है, तो इनवर्सली, तो जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती चली जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सी द राइट आंसर। इन एन पी एन ट्रांजिस्टर पी वर्क, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में तीन पार्ट होते हैं, इमीटर होता है, कलेक्टर होता है और बेस। तो सेंट्रल पार्ट हमेशा जो होता है वो बेस होता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं वो कलेक्टर इमीटर होते हैं, वो सेम कैटेगरी के, या तो एन एन होगा या पी पी। बहरहाल यहाँ पी से बुराद होती है, बेस इज द राइट आंसर, बी। द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि अगर जर्मेनियम होता तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन बोला गया है। बी इज द राइट आंसर। A rotating wheel of radius 1 meter has an angular velocity of 12 radian per second at the some instant at 18 radian per second. After that, you can find its the angular acceleration. तो भाई ये तो सीधा सीधा याद है, एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, तो एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 12 रेडियन पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 18 रेडियन पर सेकेंड, और ये टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो फॉर्मूला याद होगा, ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। तो अब 18 इक्वल्स टू 12 प्लस अल्फा हमें नहीं पता, ये 3 है, तो 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 6/3। राइट आंसर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा से डिनोट करते हैं, सी द राइट आंसर। हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम बाय, तो कंडक्टिंग तो जो है वो सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस में होता है। तो वैक्यूम में हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो पार्ट क्या कहलाता है, रेडिएशन। और कभी कभी ये भी आ जाता है फास्टेस्ट मोड ऑफ है, तो ये भी याद रखिएगा जो फास्टेस्ट मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का वो भी हमारे पास रेडिएशन ही कहलाता है। तो सी द राइट आंसर। The periodic rise and fall of the intensity of the waves is known as, तो definition है बीट्स की, कि the beats is a slightly difference of frequencies होता है, ये बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो डेफिनेशन है द periodic rise and fall of the intensity of the wave is known as beat, C is the right answer. A sound source is moving toward a stationary observer with 1/10 of the speed of sound. The ratio of the apparent to real frequency. अब देखो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो कह रहा है कि सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड द स्टेशनरी। ऐसी सूरत में अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेशो निकालनी है, और यहाँ सोर्स की जो स्पीड दी गई है वो स्पीड ऑफ साउंड का 1/10 दिया हुआ है वी का। तो एक काम करते हैं ना, यहीं पे वी माइनस वी एस निकालें। तो वी तो वैसे ही रहा -1/10 वी, अगर एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 वी माइनस वी, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गए तो 9/10 वी। तो अब एफ ए, और ये चीज़ यहाँ मैं डिवाइड में कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा v ओवर v माइनस वी एस, और ये चीज यहाँ डिवाइड में है जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 9/10 वी।
तो अब अगर अपेरेंट और एक्चुअल का रेशियो निकाला जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/9 वी, वी से वी कैंसिल, तो अपेरेंट और एक्चुअल का जो रेशियो आएगा वो होगा 10/9 या 10:9। सी द राइट आंसर। थर्मोफ्लास्ट फ्रेम हीट लॉस बाय, तो अब याद है थर्मोफ्लास्ट है ये, या मैं आपको कहूँ कि सर्दी के मौसम में कोई कॉफ़ी आपको दे दी जाए और आप काम में इतने मशहूर हैं तो लाजमी तौर पे देखो वॉल ऑफ द जो क्या नाम है आपके, जो वॉल ऑफ कप है वो तो जो है वो सॉलिड है तो कंडक्टर होगा। हीट रोशनी है मौजूद है, रेडिएशन भी है, और लिक्विड है गैस, तो यह ये थर्मोफ्लास भी जो है वो इन तीनों चीज़ों पे बेस करती है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। डी इज द राइट आंसर। A single slit is used to observe a diffraction pattern with red light. On replacing the red light with violet light, then diffraction pattern, तो देखो d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा या m प्लस हाफ लैम्डा, इस तरीके से दोनों तरीके से हो सकता है। रेड लाइट का वेवलेंथ वॉलेट के मुकाबले में ज्यादा है, यानी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉलेट के। तो अब अगर यहाँ रिलेशन देखा जाए तो वेवलेंथ के साथ तो ये हो रहा है, तो अब रेड लाइट यूज हो रही है तो उसका जो है वेवलेंथ यानी जो डायफ्रेक्शन है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर वायलेट है वेवलेंथ कम हो गया तो फिर क्या होगा, वो थोड़ी सी करीब करीब यानी नैरो हो जाएंगी, तो बी इज द राइट आंसर। हाफ लाइफ ऑफ अ प्लूटोनियम इज 24,000 ईयर इफ द प्लूटोनियम इज stored फॉर 96,000 ईयर, देन द फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल। तो मान लेते हैं कि जी ये हम एक टेबल बना लेते हैं टाइम का, और कितनी लेफ्ट यानी रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हो जाती है, ये रिमेनिंग क्वांटिटी है। पहले तो 0, फिर 24,000 ईयर, फिर इसका डबल हो जाएगा 48, 72, फिर हमारे पास हो जाएगा 72 है तो 96,000। तो पहले हाफ वन, फिर हाफ, फिर उसके बाद हमारे पास बनेगी 1/4, फिर 1/8, और उसके बाद फिर मजीद 1/16। तो डी इज द राइट आंसर। किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन, समीशन आई इक्वल टू जीरो, यानी किसी जंक्शन पर इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट हो जाता है। सीधा सीधा आप यूं भी कह सकते हो कि जनाब समीशन करंट जो होगा वो जीरो होगा, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और अगर सेकंड लॉ होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी द राइट आंसर। A particle is acted upon by the force of constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the motion of the particle takes the place in a plane। तो देखो अगर फोर्स है तो ये तो बड़ी मशहूर एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली होती है, मैग्नीट्यूड फिक्स होती है, और ये वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है वेक्टर तो किसी सूरत नहीं हो सकता, तो ये दो ऑप्शन तो गए। और स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से, जब मैं सर्कुलर की एग्जांपल ले रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं होती, तो बचा क्या, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल स्केलर वैल्यू है। तो जब फोर्स एक्ट करेगी कांस्टेंट में तो मास भी कांस्टेंट है, और स्पीड इसमें स्क्वायर है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो बेस्ट एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। राइट आंसर इज ए। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर, इंसुलेटर वही होता है जिसमें से करंट ही पास नहीं होता, तो उसकी जो रेजिस्टेंस मानी जाती है वो इनफाइनाइट मानी जाती है, लिहाजा उसमें से कोई करंट पास ही नहीं हो सकता, तो ए इज द राइट आंसर। विल्सन क्लाउड चैम्बर यूज टू डिटेक्ट द पाथ ऑफ, तो वो सबके पाथ करता है अल्फा पार्टिकल, ये इस तरीके से होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट जा रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। और एरेटिक पाथ होगा तो ये हमारे पास होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं, बीटा पार्टिकल, और इस किस्म की अगर होंगे तो वो गैमा पार्टिकल। तो ऑल ऑफ दीज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। रेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल रेशन इज एस, when they are joined in a parallel the total resistance is p, if s is equal to np then the value of n। तो मान लो कि भाई दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, कोई गिनती के नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे again वो भी आसान है, ये आर ले लेते हैं यार, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा आर प्लस आर, तो दिस इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई s/2। अब इन्हीं को उठा के अगर मैं पैरेलल जोड़ दूं, ये ऐसे, तो ये आर और ये आर, तो पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं 1/p इक्वल टू 1/r। पी क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने कहा है पैरेलल, तो एलसीएम लेंगे तो आर आएगा, तो 1 + 1 दिस इज द 2/r।
तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी हो जाएगा। तो यहाँ आर इक्वल टू 2 टाइम पी है, यहाँ आर इक्वल टू, अगर दोनों को कंपेयर या इक्वेट करा लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कि एस अपॉन टू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पी हो गया। तो टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा। और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, कितनी रिलेशन थी भाई, दो। ऐसा कभी भी हो तो रिलेशन है एस और पी जो होगा वो पी का पैरेलल एन स्क्वायर टाइम होगा, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है और तादाद जितनी है। तो 2 का स्क्वायर 4 इज द राइट आंसर। द वेव्स प्रोड्यूस बाय द मोटर बोट सेलिंग इन अ वाटर आर, यानी कोई कश्ती या कोई मोटर बोट जो है वो किसी पानी की सरफेस पे चल रही है, तो पानी की सरफेस पे तो ट्रांसफर वेव्स होगी। ठीक है, अब साउंड भी तो प्रोड्यूस हो रही है, और साउंड वेव नीचे की तरफ, और साउंड खुद कौन सी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और कभी भी नीचे बॉटम के अंदर जो होगी अगर हो रहा होगा तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल जा रहा हो, नीचे की तरफ है। ऊपर जो साउंड प्रोड्यूस है वो भी लॉन्गिट्यूड, जबकि सरफेस ऑफ द वाटर पर जो है वो ट्रांसफर वेव। तो ऐसी सूरत में सी इज द राइट आंसर। थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दीज टुगेदर डिस्ट्रीब्यूट द पावर पी। यानी तीन बल्ब है, मान लेंगे जी, ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब है, B1 B2 BT। तो इनकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस होंगी और आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस सेम होगी आर आर, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो इनका सम ही हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर। अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो V² ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो ये 3R हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अगर इसको 3P कर दूँ, थ्री को उधर भेज दूँ, तो ये मुझे V² ओवर आर की एक इक्वेशन मिल गई। अब अगर इनको ही पैरेलल जोड़ दिया जाए तो रेजिस्टेंस पैरेलल अगर जुड़ गई, मान लेंगे जी एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ गई, फिर दूसरी ऐसे जुड़ गई, और तीसरी ऐसे जुड़ गई, तो पैरेलल अगर जुड़ गई तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो ऐसे होगी, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी 3/R जाएगी। तो अब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पलट देंगे इसको तो ये हो जाएगी R/3। तो अब अगर मैं पावर का फॉर्मूला लगाता हूँ कि बेसिकली तौर पर जो पावर यूज होगी, तो अब हो जाएगा फॉर्मूला V² और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हो जाएगी R/3। पलट दो, तो ये पैरेलल की है, तो 3V² ओवर R हो गई। और V² आवर सीरीज के लिए हमारे पास क्योंकि P थी, ये चीज़ तो यही थी, तो ये 3 टाइम्स 3P हो जाएगी, पैरेलल की हमें पूछा है। यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की पावर है, जबकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पावर थी ये वाली। तो अब 9 टाइम्स ऑफ P, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अलोंग, तो देखो सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी रेडियस पे होती है, और ये रेडियल का मतलब ही ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कर रही होती है। तो अगर हमारे पास सवाल ये आएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डी इज द राइट आंसर। द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। बेसिक है, आपने पढ़ा होगा MRI, हमारी फिजिक्स के चैप्टर में मौजूद है MRI। तो ये बेस करता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर। ए इज द राइट आंसर। द फोर पार्टिकल हैव द सेम मोमेंटम विच हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो जब मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2 है। तो इसका मतलब यह कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, और सबसे कम मास इसमें से किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो बी इज द राइट आंसर। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, आसान है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा उसमें, तो 1/12 होता है किसका, मास ऑफ द कार्बन, C612 का। तो सी इज द राइट आंसर। इंडक्शन कॉइल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग द फैराडे, जो भी कॉइल में जो वर्क होता है प्रिंसिपल होगा वो सेल्फ इंडक्शन पे बेस करेगा। जब भी आपने पढ़ा था कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, जिससे सेल्फ इंडक्शन करते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद हो, EMF इक्वल्स टू -L∆I/डेल्टा T। तो राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द कार्नोट साइकिल, तो प्रोसेस में याद रखो अगर ये है तो ये सबसे पहला एक्सप्रेशन ये होता है, ये फर्स्ट ये होता है, आइसोथर्मल जो होता है वो फर्स्ट होता है। सेकंड हमारे पास एडियाबैटिक होता है, थर्ड हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और फोर्थ इत्तेफाक से ये उसी सीक्वेंस से ले लिए गए
तो अब इस हिसाब से राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर।